अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ हमदोश रिजवी। शुरू परवरदिगार के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आप देख रहे हैं न्यूज़ बॉक्स HD का प्रोग्राम द टॉक शो। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का महीना है। इस महीने में आप तमाम लोगों के लिए हम लोग दुआ गो हैं कि परवरदिगार आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आप लोगों की ज़िंदगियाँ दराज हों और खुशी और अपनी सलामती के साथ जो है वो अपनी ज़िंदगी आप गुजारें। आपको मालूम है कि न्यूज़ बॉक्स HD का जो प्रोग्राम द टॉक शो है, हमारी ये कोशिश रहती है कि हम मुख्तलिफ़ डोमेन्स के मुख्तलिफ़ एक्सपर्ट्स को यहाँ पर लेकर आएँ। उनकी एक्सपर्ट एडवाइस जो है वो आप लोगों तक पहुँचे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या अचीव किया, उनकी क्या एक्सपीरियंसेस हैं, उससे आप लोग सीख सकें। आज के हमारे प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है कि वो एंटरप्रेन्योरशिप है क्या चीज़। अपने गेस्ट का तारुफ मैं करवाता चलूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं शहीर रिजवी, प्रोग्राम मैनेजर, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग सेंटर, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, लेक्चरर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज। थैंक यू वेरी मच शहीर साहब, आपने न्यूज़ बॉक्स HD के प्रोग्राम द टॉक शो को टाइम दिया। सबसे पहले जैसे मैंने आपके तारुफ में बताया कि एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग सेंटर, तो मुझे बताइएगा एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग सेंटर है क्या बुनियादी तौर पे, ताकि आपके बारे में भी लोगों को पता लग सके। वालेकुम, थैंक यू सो मच हमदोश कि आपने मुझे इनवाइट किया। जैसे कि आप बता चुके हैं कि मेरा नाम शहीर रिजवी है। इस वक्त करंटली मैं जो सर्व कर रहा हूँ, मैं इस्लामी यूनिवर्सिटी भोपाल में सर्व कर रहा हूँ एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग सेंटर के अंदर। ये एक न्यूली इस्टेब्लिश सेंटर है जो कि वाइस चांसलर अतर महबूब साहब के विजन के अकॉर्डिंगली इस्टेब्लिश किया गया है। इसमें काफ़ी एफर्ट हैं हमारे डीन की, डॉक्टर जवाद साहब की। ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है 3 डोमेन को टारगेट करते हुए। एक तो ये है कि इन हाउस हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी फैकल्टी है और हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए हम डिफरेंट ट्रेनिंग जो है वो प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। सेकेंडली, हम कॉर्पोरेट सेक्टर को भी टच कर रहे हैं, जिसमें आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनके लिए भी हम कोई ट्रेनिंग डिज़ाइन करते हैं। और थर्डली, हम गवर्नमेंट सेक्टर के लिए भी। तो हमारी 3 डोमेन में हम काम कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि HSC की रिक्वायरमेंट है कि आपके पास जो भी एम्प्लॉयज़ हों या जो भी ह्यूमन रिसोर्स हो, उसको आप डिफरेंट स्किल सेट के ऊपर ट्रेन करते रहें। तो उसके लिए ये ट्रेनिंग सेंटर इस्टेब्लिश किया गया है। अभी इसको तकरीबन 7-8 महीने हुए हैं। उस 8 मंथ के अंदर अभी तक हम कोई 17 to 18 ट्रेनिंग डिज़ाइन कर चुके हैं, जिसमें आप ये भी देख सकते हैं कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के वाले से भी ट्रेनिंग डिज़ाइन हुई हमारी। जो हमारी न्यू हायरिंग हुई हमारे फैकल्टी मेंबर्स की, उनकी भी हमने ट्रेनिंग की, और हमने अपने स्टूडेंट्स के लिए भी रिसर्च वर्कशॉप और डिफरेंट वर्कशॉप हमने अरेंज की। तो ये शॉर्ट तारुफ है हमारे एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग सेंटर का। शहीर साहब, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जिन लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप का पता नहीं है, जो स्टूडेंट्स अभी FSC से निकल रहे हैं और अपनी हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, तो उनके लिए मैं जानना चाहूँगा कि एंटरप्रेन्योरशिप बुनियादी तौर पे है क्या। बड़ा अच्छा सवाल किया कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना, वो एक ऐसा वर्ड है कि लोग इसको सुनते हुए भी बड़े परेशान होते हैं और उसको प्रोनाउंस भी नहीं कर पाते। तो मैं आपके लिए आसानी के तौर पे बताता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप है क्या, जो कि अक्सर मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली एक प्रोसेस है, एक अमल है। एक ऐसा अमल जहाँ आप कोई भी शख्स जो कि अपने आप को इन फ्यूचर एंटरप्रेन्योर देखता है, वो एक आइडिया कॉन्सीव करता है, एक आइडिया सोचता है, उस आइडिया पे काम करता है, उसके लिए वो अपनी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाता है, उसके लिए वो मार्केट सर्वे करता है, उसके लिए जब वो उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बन जाती है, एक आइडिया मैच्योर होता है, तो उसके लिए वो फिर अपनी रिसोर्सेज को जनरेट करता है और उस आइडिया पे काम करके उसको एग्जीक्यूट करता है, उसको एक कामयाब बिजनेस में कन्वर्ट करता है। तो ऐसा अमल जहाँ आपके आइडिया से काम शुरू होता है और एक सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट होता है, उस पूरे अमल को आप एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि एक नया कारोबार करना जिसके अंदर जिद्दत हो, जिसके अंदर इनोवेशन हो, जिसके अंदर यूनिकनेस हो, और उस आइडिया को लेके आप एक कामयाब कारोबार के अंदर कन्वर्ट करें। दैट होल प्रोसेस इज नोन एज एंटरप्रेन्योरशिप। तो हमारी जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये बताया जाता है कि आपने इंजीनियर बनना है, आपने डॉक्टर बनना है, आपने पायलट बनना है, आपने आर्मी में जाना है। तो पेरेंट्स जो है वो क्यों नहीं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में उनको बताते, या तो उनको मेरे ख्याल से नहीं पता, क्योंकि जिस तरह बाकी चीज़ों की इंपॉर्टेंस है, हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो ज़्यादातर जो बिजनेसमैन तबका है, उन्हीं के पास ज़्यादा पैसे होते हैं, वही ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप टू द वे लॉन्ग उसी तरफ जाती है, तो इस चीज़ की क्यों नहीं काउंसलिंग की जाती? अच्छा, एक तो मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताऊँ कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कोई कैद नहीं है कि आप किसी भी फील्ड के हों तो आप एंटरप्रेन्योरशिप आ सकते हैं। आपका बैकग्राउंड या आपकी डिग्री इंजीनियरिंग की हो, स्टिल आपके लिए दरवाजे ओपन है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर हो जाए। आप साइंसेज के स्टूडेंट हैं, आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, स्टिल आपके लिए डोर ओपन है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर हो सकते हैं। आप आर्ट्स के हैं, आप कम्युनिकेशन के, आप किसी भी फील्ड के हैं। तो पहली बात तो ये कि हर शख्स जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप आ सकता है। अब क्योंकि ये टर्म एक न्यू टर्म है पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर, पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव के अंदर। इवन कि मैं अपनी बात करूँ तो 2010-11 के अंदर फर्स्ट टाइम हमने वर्ड एंटरप्रेन्योरशिप सुना। जब हमने सुना तो सर बहुत जो था रेयर था, हम उसको इस वक्त प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहे थे। तो हमारे टीचर्स आसिफ अमीर साहब, उन्होंने हमें थोड़ा सा गाइड किया इसके बारे में। वहाँ से ये जब शुरू हुआ तो इसका
हम कॉमन ये था ही नहीं, बिल्कुल बहुत ये रेयर चीज़ थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता लास्ट 2-3 ईयर्स के अंदर ये एंटरप्रेन्योरशिप का वर्ड जो है कॉमन होना शुरू हुआ है। अब जो है गवर्नमेंट बड़ा फोकस कर रही है, तो अब गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं, बहुत सारी ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिससे वो कोशिश कर रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जाए। और वहाँ जो ये एक एलिमेंट है या ये एक आप कह लें कि रिस्ट्रिक्शन है कि कोई ख़ास पर्टिकुलर फील्ड का होगा या वही जाएगा, या ख़ास बैकग्राउंड का होगा कि उसके घर वाले कारोबार करते हैं या उसकी फैमिली में कारोबार करते हैं तभी वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आए, तो वो चीज़ को हम मोल्ड करते जा रहे हैं। तो अभी कुछ क्योंकि ये कॉन्सेप्ट नया है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है, तो एक प्रॉब्लम ज़रूर है, लेकिन ये इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ और जैसे इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट के हैं वो मार्केट हो रहे हैं, जैसे ही वो कॉमन होंगे तो लोग इस तरफ आना शुरू हो जाएंगे। तो इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर में जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अब स्पेशलाइजेशन करवाई जा रही है, क्या सिलसिला है उसका? अच्छा, बड़ी अच्छी बात है कि हमारी जो इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर है ये पाकिस्तान की उन चंद यूनिवर्सिटी में से एक है कि जिन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप की प्रॉपर डिग्री ऑफर की है और प्रॉपर डिपार्टमेंट हमने इस्टेब्लिश किया है। ये भी लास्ट ईयर 2020 के अंदर जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस था, जो तकरीबन 1996 के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था, वो 2000 के अंदर 2020 के अंदर उसको प्रॉपर इंस्टीट्यूट का नाम दे दिया गया। नाउ डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस इज नोन एज इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस। अब हमारे पास 9 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें डिफरेंट डोमेन्स हैं, जैसे कि आप लास्ट टाइम इंटरव्यू किया था इमरान रशीद साहब का भी, वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे टूरिज्म को। जिस डिपार्टमेंट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ हमारे HOD हैं डॉक्टर हसन दानियाल साहब। इस तरह हमने 9 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना दिए हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज़ वन ऑफ देम जो कि ऐड हुआ है इसके अंदर। और जैसे बता रहा था कि पाकिस्तान में कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि एंटरप्रेन्योरशिप डिग्री ऑफर कर रहे हैं। अब हम करंटली जो है वो हम BSc डिग्री ऑफर कर रहे हैं जो कि 4 ईयर्स की डिग्री है। ये जो 4 ईयर्स की डिग्री है इसमें हमने जो अपना पूरा सब्जेक्ट जो हमने डिज़ाइन किया है या जो कोर्स हमने डिज़ाइन किया है, इसके अंदर मैक्सिमम जो सब्जेक्ट्स हैं वो प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है। हम सिर्फ थ्योरी पे बिलीव नहीं कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चा यहाँ इनरोल हो रहा है उसको मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो अपने आप को टेस्ट करे, अपने आप को चैलेंज करे और अपने स्किल सेट को यूटिलाइज करते हुए वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आए। जैसे कि अभी ये इनिशिएटिव हमने एक और लिया है कि एक बड़े प्रोमिनेंट एंटरप्रेन्योर हैं शाहिद जुया साहब, हमने उनको ऑन बोर्ड किया, उनसे हमने रिक्वेस्ट की है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट 8 to 10 वीक्स हमारे साथ स्पेंड करेंगे और बच्चों को प्रैक्टिकली वो बिजनेस करना भी सिखाएंगे। और बल्कि उनकी ये भी एफर्ट है कि वो क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं डिफरेंट फैक्ट्रीज़ को ओपन करने के लिए, तो हम कोशिश करेंगे कि एक टेस्ट केस के ऊपर हम एक फैक्ट्री लॉन्च करें अपने बच्चों के थ्रू। तो हम इस पे काम कर रहे हैं, हम प्रैक्टिकल काम करना चाह रहे हैं। अभी हमारे बच्चों को सिर्फ 2nd सेमेस्टर हुआ है, अगर हम 3rd सेमेस्टर के एंड तक एक फैक्ट्री लॉन्च कर देते हैं अपने स्टूडेंट के थ्रू तो ये एक डिज़ास्टर होगा, एक ऐसा पॉजिटिव डिज़ास्टर होगा जो कि चेंज लेके आ सकेगा पूरी इकॉनमी के अंदर या एजुकेशन सिस्टम के अंदर। इसमें काम चल रहा है, कोशिश चल रही है। तो जहाँ तक मास्टर्स की बात है, MBA की बात है, तो हमारी यहाँ स्पेशलाइजेशन भी ऑफर की जा रही है। अभी तक HEC के पास हमारा डॉक्यूमेंट्स गए हुए हैं, उम्मीद है कि बहुत जल्द अप्रूव हो जाएंगे, तो हम मास्टर की डिग्री भी जो है उसकी जो स्पेशलाइजेशन भी है वो हम भी एंटरप्रेन्योरशिप में ऑफर करेंगे। और जहाँ तक PhD की बात है, मैं खुद जो है PhD स्कॉलर भी हूँ और इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर से कर रहा हूँ और मेरी भी जो फील्ड है वो एंटरप्रेन्योरशिप है। तो हम तीनों लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, चाहे वो BS हो हम प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं, PhD में रिसर्च होती है तो वहाँ कोई एम्बिग्यूटी है नहीं, और मास्टर्स के लिए जो है वो भी हमें NOC मिल जाएगी। तो हम तीनों लेवल पर काम कर रहे होंगे, चाहे वो आपका BS हो, चाहे वो मास्टर हो, चाहे वो PhD हो। इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर ने इनिशिएटिव लिया है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए और डिपार्टमेंट बनाया है, तो हम क्यों पीछे रह जाते हैं पाकिस्तान में जो है वो बाकी कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ उसमें भी हम देखते हैं कि कुछ में इसको लेके चल रहे हैं, कुछ में नहीं है। तो यूनिवर्सिटीज़ में अब इसको लेकर आना क्यों ज़रूरी है? अच्छा, एक तो ये है कि आपने कहा कि कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे उस तरीके से। इसमें सबसे बड़ा जो हमारा एक गैप है वो है इकोसिस्टम का। हमारे यहाँ एक ऐसा इकोसिस्टम नहीं है जिसे हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम, कि अगर कोई बच्चा इस तरफ जाना चाहता है तो लोग उसको पसंद नहीं करते। इवन कि अगर 2nd सेमेस्टर में होते और आप कहते हैं कि मैंने अपना बिजनेस करना, तो घर वाले कहते हैं पहले डिग्री कर लो बाद में तुम ना कारोबार करना। तो ये एक इकोसिस्टम नहीं है। सेम इसी तरीके से जो टीचर्स हैं या डिपार्टमेंट्स हैं वो भी आपको शुरू में मोटिवेट नहीं करते, वो आपको डीमोरलाइज करते हैं कि आप ऐसा काम ना करें, क्योंकि इकोसिस्टम बिल्ड नहीं हुआ। अब उसके लिए भी अब यूनिवर्सिटीज़ बड़े अच्छे स्टेप्स ले रही हैं। जैसे कि अभी इंक्यूबेशन सेंटर लॉन्च किया गया है। एक तो प्लान 9 जो कि PITB का एक इदारा है वो लॉन्च हुआ है, जहाँ ऐसे आइडियाज़ जो कि IT बेस्ड हैं, जो कि टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं, उनको यूनिवर्सिटी प्रमोट करेगी और एक इकोसिस्टम बिल्ड करेगी कि अगर उनको फंडिंग चाहिए तो फंडिंग भी मिलेगी, यूनिवर्सिटी भी को सपोर्ट करेगी। इसी तरीके से जो हमारा डिपार्टमेंट है वो भी एक इंक्यूबेशन सेंटर लॉन्च करने की तरफ जा रहा है। तो अब वो इकोसिस्टम बिल्ड होता जा रहा है। अब ज़रूरत ये है कि अब हमने एक मैस अवेयरनेस देनी है, एक ऐसी अवेयरनेस कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो इस बात को अंडरस्टैंड करें।
वो अपने बच्चे को पे ट्रस्ट करें और उनको ये यकीन हो कि बच्चा अगर इस साइड पे जा रहा है तो वो डिग्री के साथ साथ वो अपना कारोबार स्टार्ट कर सकता है। अगर हम अपने बच्चों पे यकीन नहीं करेंगे तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं कि जो कि स्टार्ट हुई, उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया लेकिन फैमिली प्रेशर की वजह से उन्होंने अपना बिजनेस वाइंड अप कर लिया। मैं खुद भी अपने बहुत से दोस्तों जानता हूँ कि जिन्होंने, मुझे याद है कि 2012-13 के अंदर इवेंट मैनेजमेंट कंपनियाँ लॉन्च की, उस वक्त बहापुर के अंदर ट्रेंड नहीं था, वो पायनियर्स थे, लेकिन एक फैमिली प्रेशर कि आप अपने BBA MBA करने के बाद शादियाँ करवाओगे, तो उस प्रेशर ने उनको काम करने नहीं दिया, वो एक अच्छा इदारा एस्टेब्लिश करके उन्होंने वाइंड अप कर लिया। तो ये फैमिली प्रेशर है, एक सोसाइटी प्रेशर है, इसको मिनिमाइज़ करने की ज़रूरत है हमें, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, एक अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, तो वक्त के साथ साथ एक अवेयरनेस आएगी। तो यही एक बड़ा फ़र्क है हमारे और उन शहरों में जैसे कराची है। कराची में आप देखें कि वहाँ जो हायर एजुकेशन है उसका रेशो बहुत कम है। मैं वहाँ जानता हूँ ऐसे बहुत से लोगों को जो मेमन है, वो मैट्रिक के बाद, इंटर के बाद अपने बच्चे को कारोबार में ले आते हैं। अगर इंटर के बाद बच्चा पढ़ता है तो अपने बलबूते पे पढ़ता है और वो कारोबार के साथ साथ स्टैब्लिश कर लेता है। तो आप देखें कराची में हर दूसरा बंदा जो है वो बड़ा अच्छा अर्न कर रहा है, बड़ा अच्छा कमा रहा है, क्योंकि वो शुरू से ही एंटरप्रेन्योरशिप तरफ आ गया है। तो अगर हम अर्ली कैरियर में अपने अंदर एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर को डेवलप करते हैं और सोसाइटी आपको एक्सेप्ट करती है तो आपके लिए ग्रोथ आसान हो जाएगी। और हमारी यूनिवर्सिटी इस तरह के स्टेप ले रही है कि हम एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करें। और वो जो आपने एक बताया कि एक गैप है कि हम उस तरीके से कामयाब नहीं हो रहे, तो उस कामयाबी के रेशो को हम इंशाल्लाह इंक्रीज़ कर पाएंगे। जाहिर सी बात है कि अगर बिजनेस ज़्यादा होगा तो जो कैश फ्लो है वो भी बढ़ेगा। तो आप क्या समझते हैं कि ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स प्रोड्यूस होंगे तो पाकिस्तानी इकोनॉमी पे ऑटोमेटिकली उसका फ़र्क पड़ रहा होगा? तो हुकूमत इसको लेकर क्या इनिशिएटिव उन्होंने लिए अभी तक? देखें, इस वक्त जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन है ना वो आपके सामने है। हमारे यहाँ जॉब के हालात ये हैं कि ख़ासतौर पे पेंडेमिक के दौर के अंदर बेतहाशा लोग अनफॉर्चुनेटली जॉबलेस हुए। ठीक है, गवर्नमेंट भी वो कुछ ना कर पाई। मैं खुद ऐसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स को जानता हूँ जहाँ 400-500 लोग एक ही इदारे ने फारिग कर दिए, उन्होंने अपने नौकरियों से उनको निकाल दिया। अब ऐसी कंडीशन के अंदर जो एक आपका सहारा है जो कि आपको आपके बर्डन को शेयर कर सकता है, दैट इज़ ओनली एंटरप्रेन्योरशिप। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू आप बिज़नेस लॉन्च कर रहे हैं। जब आप एक बिज़नेस लॉन्च कर रहे हैं, एक छोटा सा भी कारोबार है, तो उसमें भी आपको 2 से 3 लोग चाहिए। और जैसे आप उस कारोबार की इंटेंसिटी को बढ़ाते जाएंगे तो शायद उसमें आपको 10 लोग, 20 लोग या शायद इससे ज़्यादा लोग चाहिए हों। तो अल्टीमेटली अगर गवर्नमेंट इस पर फोकस करती है और इस तरह का एक कल्चर बनता है तो आपका जो एक जो प्रेशर है इकॉनमी को वो शेयर होगा। अब गवर्नमेंट इसके लिए ऑब्वियसली सोच भी रही है। अब सोच क्या रही है, उसके लिए इंक्यूबेशन सेंटर का एक ट्रेंड जो है पूरे पाकिस्तान में लॉन्च हुआ है। ठीक है, शुरू के अंदर मुझे याद है कि 2012-13 के अंदर सिर्फ हमारे पास सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप लम्स के अंदर था, एक हमारे पास NIC खुला था इस्लामाबाद के अंदर, एक कराची के अंदर, टोटल 3 आपके पास इंक्यूबेशन सेंटर्स थे। करंटली पाकिस्तान के अंदर मोर देन 16 इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं जो कि डिफरेंट आइडेंटिटी के हैं, फिर उनके सब चैप्टर्स भी बने हुए हैं। जैसे कि मैं NIC की बात करूँ, NIC अब लाहौर में भी है, कराची में भी है, इस्लामाबाद में भी है, फैसलाबाद में भी है। अगर मैं प्लान 9 की बात करता हूँ तो वो अब बहापुर में भी इस्टेब्लिश हो गया है, मुल्तान में भी इस्टेब्लिश हो गया है, इस तरह के और भी शहरों में इस्टेब्लिश हो गया है। अब यूनिवर्सिटीज़ अपने खुद के भी इंक्यूबेशन सेंटर लॉन्च कर रहे हैं। तो अब उस इंक्यूबेशन सेंटर में होता क्या है, उसमें क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी आइडिया, इवन कि आप जैसे न्यूज़ बॉक्स आपने एक अपना प्लान बनाया, आप चाहते हैं कि यार मैं इस आइडिया को मैच्योर करूं और प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट करूं, तो आप अपना आइडिया वहां पिच करेंगे। जब आप अपना आइडिया पिच करेंगे, अपनी आप एलिवेटर पिच देंगे 2 मिनट की, 3 मिनट की, उसके बाद वो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे, आपका प्लान देखेंगे। अगर आपका प्लान सेट हो जाता है तो आपको वो उसमें ज्वाइन करवा लेंगे। वो आपको स्टाइपेंड भी देंगे, अप टू 70,000 रुपीज़ स्टाइपेंड दिया जा रहा है। ठीक है, और आपके 4 मेंबर्स जो हैं वो एक्सेप्ट किए जाते हैं। साथ में अगर आपको फंडिंग चाहिए तो फंडिंग भी देंगे। फॉर एग्जाम्पल कि आपने अगर एक अपना बना रहे हैं एक क्या कहते हैं एक चैनल बनाते हैं आप सोशल मीडिया का, तो उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको एक रिकॉर्डिंग रूम चाहिए, आपको उसके लिए इक्विपमेंट चाहिए, तो उसके लिए भी फंडिंग आपको देंगे। और मज़े की बात यह है कि जो प्लान 9 है वो 0 इक्विटी मॉडल पे काम कर रहा है। मतलब अगर वो आपको इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसकी बेस पे वो आपसे कोई प्रॉफिट शेयर नहीं कर रहा, वो सिर्फ आपको एज अ सक्सेस स्टोरी मार्केट करेगा। और भी बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं जो कि आपको साथ इक्विटी शेयर करते हैं, लेकिन प्लान 9 करंटली जो है वो आपके इक्विटी शेयर नहीं करेगा। तो इस तरह के इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं जिससे हमारे बिजनेस को इंशाल्लाह एक ग्रोथ भी मिलेगी, उसको हम मार्केट भी कर पाएंगे। और इस तरीके से जो इनके पास अच्छे आइडियाज़ हैं और उनके पास जगह नहीं है या उनके पास उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए टीम नहीं है, तो वो वहाँ जाके अपने आइडियाज़ को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वहाँ उनको टीम भी मिलेगी इंशाल्लाह, उनको मेंटोर्स भी मिलेंगे, उनको फंडिंग भी मिलेगी और उनको ग्रोथ भी मिलेगी। इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर में 2 इवेंट्स हुए, यस चैप्टर 1 भी हुआ, फिर यस चैप्टर 2 हुआ।
तो उसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स ने आकर पार्टिसिपेट किया, अपने प्रोजेक्ट्स वहाँ पर किए और आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ देम। तो यूनिवर्सिटी भी जो है वो स्टूडेंट्स को इस चीज़ के अंदर बूस्ट कर रही है कि अगर कोई इस तरह की जैसे इवेंट्स होते हैं उसमें उन्होंने अपने आइडियाज़ तो पिच कर दिए, वो छोटे मॉड्यूल्स बना के तो ले आए, उसके बाद जैसे वहाँ पे पोजीशंस आती हैं लोगों की, तो यूनिवर्सिटी को नहीं चाहिए कि वो उनको कुछ फंडिंग दे या फिर उनको लेके उनके काम को आगे जाए। जैसे आपने पहले भी बताया कि कोई फैक्ट्री भी लॉन्च करना चाहते हैं, तो उसी तरीके से थोड़ा सा लेट नहीं होगा क्या मामला? अच्छा, हमदोश आपने बड़ा अच्छा एक मेमोरी फ्लैशबैक किया आपने। यस 1 यस 2 जो है वो लास्ट 2019 के अंदर मेरे ख्याल से लास्ट इवेंट हुआ था या 20 के अंदर हुआ था, अब उसको 1-2 साल हो गए। उन्हीं इवेंट्स के बाद ये एक स्पेस क्रिएट हुई कि हमारे पास जो इतने अच्छे आइडियाज़ आ रहे हैं वो मार्केट नहीं हो पा रहे। वो एक शोकेस होता है कि इवेंट के अंदर, उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं। तो उसी को नेक्स्ट लेवल पे कन्वर्ट करने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो रोल प्ले करते हैं। उसके लिए मैं आपको एक सिस्टम समझाता हूँ कि सिस्टम है क्या। हमारे पास नॉर्मली 3 लेवल्स होते हैं जो कि जिस पे आपका बिजनेस जो है वो तैयार हो रहा होता है। पहला होता है आपका एडिशन स्टेज। उसके लिए क्या होता है कि हम एक इंक्यूबेशन की बात करते हैं, बल्कि इंडिया तो इससे भी आगे चले गया है, उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप सेल्स बना ली हैं। वो स्कूल और कॉलेज में ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं जिनके पास आइडियाज़ होते हैं और उनके आइडियाज़ को वो वहीं थोड़ा सा रिफाइन करते हैं। जब आइडिया थोड़ा सा रिफाइन होता है, जब यूनिवर्सिटी में आते हैं तो वो अपने आइडियाज़ को इंक्यूबेट करवाते हैं। इंक्यूबेट वैसे ही है कि जैसे एक आपकी जब आपने जो एग्स होते हैं उसके अंदर शेल से आपके चूजे निकलते हैं, सेम उसी तरीके का आइडिया है कि आपका एक जो बिजनेस आइडिया है वो चूजे से भी छोटा है, वो अंडे के अंदर है, उसको आपने उस शेल से बाहर निकालना है, ठीक है, उसको आपने उससे बाहर निकालना है, उसको दुनिया दिखानी है। तो वो इंक्यूबेट हुआ। इंक्यूबेट में क्या हुआ कि आपको मेंटोर्स मिले, उन्होंने आपको एक एनवायरनमेंट दिया। उस एनवायरनमेंट में आपके पास मेंटोर थे जो आपको हर एरिया पे गाइड कर रहे थे कि आपने मार्केटिंग कैसे करनी है, फाइनेंस कैसे मैनेज करने हैं, अपना आइडिया पिच कैसे करना है, आपने अपने रिसोर्सेज मैनेज कैसे करने हैं। तो आपका इनिशियल इंक्यूबेट वहाँ हो गया। फिर तीसरा लेवल आता है आपका एक्सेलरेटर का, कि अब आपका आइडिया मार्केट में आ गया है, अब उसने ग्रो करना है और अर्निंग करनी है। तो वहाँ आपको अब टीम बन चुकी होती है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, अब ग्रोथ के लिए आपको पैसा चाहिए होता है। तो वहाँ आपको फंडिंग मिलती है जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फंडिंग होती है, अप टू 20 लाख रुपीज़ तक की फंडिंग आपको मिल सकती है, ठीक है। अब वो एक्सेलरेटर प्रोग्राम है, अभी वो भोपाल में नहीं आया, वो अभी तक सिर्फ लाहौर, इस्लामाबाद, कराची के अंदर है, लेकिन बहुत जल्द हमें भी मिल जाएगा, या यहाँ के बच्चे भी वहाँ जाके उन आइडियाज़ पे वर्किंग कर सकते हैं। तो इन 3 लेवल पे काम हो रहा है। तो जो आपने आइडिया आपने बात की थी, तो हम उस वक्त बिल्कुल इनिशियल फेज में थे, हम उसको ग्रैब करके इंक्यूबेटर लेके नहीं आ पा रहे थे। अब इंक्यूबेशन सेंटर IUB के अंदर एस्टैब्लिश हो गया है। अभी रिसेंटली सिर्फ जो एस्टैब्लिश हुआ है वो है टेक्नोलॉजी बेस, जो अब डिपार्टमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप जो एस्टैब्लिश कर रहा है इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर, वो एक ट्रेडिशनल जो एक सेंटर उसको भी एस्टैब्लिश कर रहे हैं हम। तो अब जो आइडियाज़ आएंगे उनमें से जो टॉप 3 आइडियाज़ होंगे इंशाल्लाह हम उनको इंक्यूबेट करवाया करेंगे, और इंक्यूबेट में उनको हम फंडिंग भी लेके देंगे इंशाल्लाह, हम उनके साथ वर्किंग भी करेंगे और उसको वाकई हम प्रैक्टिकल करेंगे। अब इसी भी काम हो रहा है इंशाल्लाह। वक्त के साथ साथ ये चीज़ें ग्रो करेंगी। आज 2 साल पहले बिल्कुल हम इस कल्चर को डेवलप कर रहे थे, अब कल्चर डेवलप हुआ है, लोग आना शुरू हुए हैं। आपके पास इस्लामाबाद से भी टीमें आ रही हैं, कराची से भी टीमें आ रही हैं, लाहौर से भी टीमें आ रही हैं। तो एक सिस्टम बिल्ड हो रहा है, वो सिस्टम ऐसा ऐसा ग्रो करेगा और फिर वो जो पहले गलतियाँ हुई या जो पहले कमियाँ रह गई थी उन कमी को पूरा भी करेंगे और आगे ग्रो भी करेंगे। आपने जैसे अभी इंडिया की मिसाल दी कि उसमें कॉलेजेस तक के अंदर जो है वो उनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाती है और उनके आइडियाज़ को फिर दोबारा से खोल कर उसको यूनिवर्सिटी जो है वो आगे लेके चलती है। तो अब देखिए, बात सिर्फ ये है कि पाकिस्तान, फिर वही सवाल कि पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ को हम लेट क्यों कर देते हैं। अब जैसे आपने इंडिया की मिसाल दी, तो मेरा नहीं ख्याल है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होगा कि अगर आप इनको स्कूल या कॉलेजेस के अंदर भी इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें, कि उनको कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप का, जिसको कहते हैं कि कोई हवा लगनी चाहिए, उनको पता लगना चाहिए कि है क्या चीज़। तो आप यूनिवर्सिटी लेवल पे आके जहाँ पर फिर आपको पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करनी पड़ेगी कि जी अब एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ना है जी, पहले आप उनको समझाएं वो क्या होती है, फिर वो कहेंगे अच्छा पैसे लगते हैं, पैसे नहीं लगते जी, अब पहले हम कर्जा लें किसी से, फिर हम बिजनेस स्टार्ट करें। तो एक लंबा प्रोसीजर है। तो इसको शॉर्ट करके और आसान किया जाना मेरे ख्याल से ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि मामलात और बेहतर हो सकें और पाकिस्तान भी ज़ाहिर सी बात है इसके बाद बहुत आगे जा सकेगा। हम तो आपने बड़े सेंसिटिव एरिया पे हाथ रखा है आपने, कि एक ऐसा पॉइंट आपने रेज किया कि जो एक्चुअल में प्रॉब्लम यही है कि हम लेट है। अच्छा, अब हम सिर्फ उस लेट पे रोते रहें कि हम लेट हो गए, तो मेरे ख्याल से ये वक्त नहीं है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था, मैं रिसर्च पढ़ रहा था। रॉकेट एक कंपनी है, वो क्या करती है कि जो डेवलप कंट्रीज़ के अंदर आपके सक्सेसफुल स्टार्टअप्स होते हैं ना, उनको वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर एस्टैब्लिश करती है, ठीक है। इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो कि पहले एस्टैब्लिश हुए वो US के अंदर, UK के अंदर, और उन्होंने उसकी कॉपी की आके इंडिया के अंदर। अब पाकिस्तान के चाहिए, पाकिस्तान अगर बिल्कुल ज़ीरो से हम इनिशिएट नहीं कर सकते, तो हम क्या करें कि हम इस वक्त सक्सेसफुल मॉडल को स्टडी करें कि दुनिया में कौन कौन से मॉडल जो है वो कामयाब जा रहे हैं, हम उनको कॉपी करना शुरू कर दें। फॉर एग्जाम्पल दराज इज़ वन ऑफ देम।
दराज जो है वो भी रॉकेट कंपनी ने लॉन्च किया था, ठीक है। वो पाकिस्तान का अपना ब्रेन चाइल्ड नहीं है, आप कहेंगे पाकिस्तानी ने खुद से लॉन्च कर दिया। पाकिस्तानी मतलब कुछ फाउंडर ज़रूर मौजूद थे, ठीक है, लेकिन वो उनका ब्रेन चाइल्ड नहीं है, वो कॉपी हुआ है। इवन कि अब इस बाइकें चल रहा है या आपके साथ की और भी बहुत सारी आपकी चल रही हैं, तो आप समझते हैं कि क्या वो पाकिस्तान का ज़ाती ब्रेन चाइल्ड है? ऐसा कतई नहीं है, हमने कॉपी किया हुआ है। तो इसी तरीके से हमें इस वक्त कुछ ऐसे स्ट्रेटजीज कॉपी करना पड़ेंगी जो कि इंडिया फॉलो कर रहा है या यूएस फॉलो कर रहा है या यूके फॉलो कर रहा है, जो कि कामयाबी से ग्रो कर रहे हैं। हमें उसको एज सुन एज पॉसिबल समझना पड़ेगा और यहाँ इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ जब हम इस तरह की बात करते हैं तो कुछ रिसर्चर्स जो हैं वो इसके अगेंस्ट हैं। वो कहते हैं कि हर सिस्टम का एक अपना कल्चर है। अगर आप पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान का अपना कल्चर, अगर आप उसकी कॉपी करेंगे इंडिया की, यूएस की, यूके की, तो आप फ्लॉप हो जाएंगे। तो ये बात कुछ हद तक ज़रूर सही है, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि हमारे कल्चर जो है कई मौक़ों पर मैच करते हैं। अब दुनिया ग्लोबल एक स्पायर बन चुकी है, अब दुनिया के जो ट्रेंड्स हैं वो बहुत हद तक सिमिलर हैं। तो अब अगर हम आज से 10 साल पहले इस बात की बात करते तो बाद में बड़ा वजन था, लेकिन आज के दौर में अब ये कि हम इजीली उनको कॉपी कर सकते हैं, उनको ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं। तो एक कमी ज़रूर है, गैप ज़रूर है कि हम लेट ज़रूर हैं, हम चीज़ों को बहुत देर से समझते हैं, दुनिया आगे निकल जाती है, फिर हम आँख खोल रहे होते हैं। लेकिन अब ये है कि अभी भी अगर हम आँख ना खोलें तो हम पीछे रह जाएंगे। तो मैं सबको कहूँगा कि आप जागें, आप इस वक्त को यूटिलाइज़ करें। ख़ासतौर पे जो पेंडेमिक का एरिया था, इसमें बहुत से लोगों ने इस चीज़ को समझा है और अपनी चीज़ों को चेंज किया है। शहीद साहब, हमारे एजुकेशनल सिस्टम में एक प्रॉब्लम ये है, जो कि मुझे लगता है कि एक प्रॉब्लम है, कि हमारे जो टीचर्स होते हैं वो प्रैक्टिकली खुद उस चीज़ के ऊपर काम नहीं किया हुआ होता उन लोगों ने जो कि वो पढ़ा रहे होते हैं। जैसे आपने शायद जोया साहब का नाम लिया, अब उनके बारे में अभी आप मुझे इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले बता रहे थे कि उन्होंने एक बहुत ही छोटे लेवल से अपना काम स्टार्ट किया, मेहनत की, प्रैक्टिकली मार्केट में काम किया, उसके बाद जितना एक्सपीरियंस का निचोड़ है अब वो जाकर उसको एक शेयर कर रहे हैं। तो हमारी जो टीचर्स हैं बजाते खुद, वो जैसे आप एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाते हैं या फिर किसी भी हम डिग्री की बात करें, तो उसके अंदर टीचर्स का भी प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपने जो उनका ज़िंदगी का प्रैक्टिकल सिलसिला होगा उससे फिर वो अच्छा एक तरीके से समझा सकेंगे स्टूडेंट को। अच्छा, अब तो यहाँ एक पॉलिसी मैटर आता है। आपको मालूम होगा कि अगर आप गवर्नमेंट मुलाजिम हैं तो आप बिजनेस नहीं कर सकते, ठीक है। पहला तो एक चेक यही लगता है। मेरे कहने का मकसद ये है कि पहले आपका एक्सपीरियंस हो, उसके बाद फिर आप जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो ऐसे टीचर्स को बेशक लेके आए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो अब क्या है कि बहुत से लोग शायद कारोबार कर रहे हो, वो कारोबार को बहुत अच्छा समझते हो, लेकिन वो अपने आप को मार्केट नहीं कर सकते, ठीक है। वो इस चीज़ में इंडल्ज होते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस। इवन मैं अपनी बात करता हूँ, जब मैंने अपना BBA ऑनर मुकम्मल किया था तो मैंने ख़त्म होते ही, अभी मेरे पास रिजल्ट नहीं आया था, मैंने अपना एक स्टार्टअप ले लिया था। मैंने एक एक्सपर्ट सोल्यूशन के नाम से अपनी कंपनी रजिस्टर करवाई। मैं प्रॉपर उस प्रोसीजर से गुजरा जो मैं पढ़ रहा था, ठीक है। फिर मैंने उस कंपनी को ग्रो किया। उसके बाद फिर एक वक्त आया कि वही बात के फैमिली एक प्रेशर भी आया मेरे ऊपर, और मैंने उस कंपनी को एक ना सीजिंग मूड के अंदर मैंने डाल दिया। मैंने वो स्टैब्लिश हो गई मेरी, लेकिन मैं काम नहीं कर रहा था। फिर मुझे मौका मिल गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जाने का, और वहाँ मेरे कुछ दोस्तों से मुलाकात हुई। तो फिर मैंने एक काम और शुरू किया उसी कंपनी के थ्रू कि मैंने BTL मार्केटिंग शुरू कर दी। BTL मार्केटिंग कहते हैं बिलो द लाइन मार्केटिंग, जिसमें आपने देखा होगा कि अक्सर कंपनी जो है वो अपने स्टॉल लगाती है डिफरेंट जगहों पे मार्केटिंग के लिए, फ्री सैम्पलिंग कर रही होती है या उनको वो गिफ्ट्स दे रही होती है। तो इस तरह की मैंने एक ह्यूमन रिसोर्स मैंने इकट्ठी की, मैंने कुछ दोस्तों को साथ इकट्ठा किया। तो मैं इसको काफ़ी देर तक करता रहा। मैं मेरे ख्याल से पिछले से 1-1.5 साल से रुका हुआ हूँ, क्योंकि मैं जब रहीमा खान किया तो मेरा नेटवर्क टूट गया और मैं वहाँ न्यू नेटवर्क बिल्ड कर रहा था, तो फिर मेरा एक वो फ्लो टूट गया। लेकिन मैंने खुद भी एक्सपीरियंस लिया। लेकिन अब मैं, अगर आप कहते हैं कि करंटली मैं करता हूँ, तो मेरे पास कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि मैं बिज़नेस को प्रैक्टिकली कर सकूँ। तो वहाँ एक लिमिटेशन आ रही है एक गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि अभी 2021 की पॉलिसी आई है इंक्यूबेशन सेंटर्स की भी और ऑरेक की भी। उसमें कहा गया है कि टीचर्स को मोटिवेट किया गया है कि वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएँ। अब उसकी पॉलिसी थोड़ी सी जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, उसको मज़ीद आसान करने की ज़रूरत है। तो अगर वो पॉलिसी थोड़ी सी ईजी हो जाती है और अंडरस्टैंडेबल हो जाती है, तो जो आपका सवाल है उसका सोल्यूशन भी निकल आएगा। और हमारी फैकल्टी चाहती है कारोबार करना, लेकिन वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से वो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेती है या फ्रंट एंड पे आके वो बिज़नेस करती नहीं है। तो जिस वजह से आप कहते हैं कि फ्रंट एंड आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। अब ऐसे सिनेरियो में अब जो हम कमी को पूरा कर सकते हैं, तो फिर ऐसे ही हम एक्सपर्ट्स को ऑनबोर्ड करते हैं। जैसे शायद जुया की बात की मैंने आपको, इस तरह मैं डिफरेंट एक्सपर्ट्स को इस वक्त टच कर रहा हूँ। और हम जो अपना पूरा स्कीम प्लान कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हर सेमेस्टर में हम किसी ऐसे प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी से अपने स्टूडेंट्स को मिलवाएं जो कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रखता हो, जिसका नाम हो और जो वाकईतन एक कारोबार चला रहा हो। तो इंशाल्लाह इस कमी को पूरा करेंगे। लेकिन ये भी हकीकत है कि अगर हमारा टीचर वो प्रैक्टिकली अच्छा एक्सपीरियंस लेके आया हुआ हो कारोबार का, तो वो अच्छी तरीके से वो कन्वर्ट कर सकता है। और अगर ये एक्सपीरियंस नहीं है उसका, तो फिर क्या है कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा। और कराची को मैं हमेशा ना बड़ा लाइक करता हूँ। उसकी रीज़न ये कि वहाँ की यूनिवर्सिटी में ना बड़ी प्रैक्टिकल टाइप की नॉलेज दी जा रही है।
आप कराची में देख लें कि हर दूसरा बंदा कारोबार कर रहा है। वहाँ क्या है, वहाँ ट्रेंड ये है कि आप वहाँ जो विजिटिंग फैकल्टी है या उसको एक और नाम देते हैं एडजेंट फैकल्टी, उसका कल्चर बहुत कॉमन है। और उस फैकल्टी के अंदर नॉर्मली जो कॉर्पोरेट सेक्टर के टॉप लीडर्स होते हैं वो आके एक लेक्चर देते हैं। वो कभी इकरा में आके दे रहे हैं, कभी वो IB कराची में आके दे रहे हैं, कभी वो IOBM में आके दे रहे हैं। तो उनको टेस्ट मिलता है कि जो टॉप नॉट जो इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स हैं वो उनसे इंटरेक्ट भी कर रहे होते हैं, उनको विटनेस भी दे रहे होते हैं। तो कराची को इस जगह पर एडवांटेज मिल जाता है। और हमारे यहाँ क्योंकि इतनी बड़ी इंडस्ट्री नहीं है और अगर इंडस्ट्री का इतना बड़ा बंदा होगा तो यहाँ रुकेगा नहीं, तो हम इस चीज़ से थोड़े से अनफॉर्चुनेट हैं कि हमें उस तरीके से एक्सपोजर नहीं मिल रहा हमारे बच्चों को। शहीद साहब, हमारी जो ऑडियंस है वो एक बड़ी वाइड डाइवर्सिटी है उसके अंदर। तो हमारे जो पेरेंट्स देख रहे हैं, इस हवाले से आप उनको क्या कहना चाहेंगे? और जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? हमारी इस्लामी यूनिवर्सिटी में वो विज़िट कर सकते हैं, वो डिपार्टमेंट में आ सकते हैं, एक बड़ी फैसिनेटिंग वो लाइफ होती है यूनिवर्सिटी की, लेकिन उसके साथ जो कुछ ग्रे एरियाज़ भी हैं वो भी आप उनको बताएं। और साथ साथ आप क्या कहना चाहते हैं, मैसेज क्या है जिससे उनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो सके, स्पेशली पेरेंट्स का भी, ताकि वो फिर हेल्प कर सके स्टूडेंट्स की आगे स्टेप इन करने के लिए? लेकिन जब भी हमारा कोई भी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है ना, तो उसकी सोच होती है कि एंजॉयमेंट, क्योंकि वो मैट्रिक इंटर तक इतनी ख्वारी कर चुका होता है, कहता है कि मैं यूनिवर्सिटी जाऊँगा और ऐशी करूँगा, और उसकी सिर्फ ऐशी माइंडसेट में होती है और कुछ भी नहीं होता। तो अब इसके दो पहलू हैं। अगर उसने ऐशी करनी है तो ऐशी के लिए आपके पास जो सबसे पहले डिपार्टमेंट आता है माइंड में, वो आता है फाइन आर्ट्स। ठीक है, अब फाइन आर्ट्स आता है। फाइन आर्ट्स का मसला ये कि वो काफ़ी एक्सपेंसिव डिग्री है। लोग वहाँ जा सकते हैं लेकिन उसको शायद अफोर्ड नहीं, इंटरेस्टिंग डिग्री भी है और उसमें फुल फन है। आप अपने जो आपका इनर जो है ना, आपके जो ख्वाहिशात उसको आप उभार के वहाँ इज़हार कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या है कि वो एक ऐसा कल्चर बना कि लोग वहाँ जाना छोड़ गए हैं या वहाँ नहीं जाते या घबराते हैं। वहाँ से वही जाता है जो कि बहुत अमीर होता है या वो बहुत ज़्यादा जो है अपने ख़ानदान को टफ टाइम देता है, वो जाता है। वरना आम बंदा जो है हम जैसा शायद वहाँ एंटर ना हो पाए। अब उसके बाद जो अगला डिपार्टमेंट बनता है कि वो कहाँ जा सकता है, तो फिर अगला जो ऑप्शन आता है उसके बाद वो आता है, उसके बाद मैस कम्युनिकेशन का आता है। मैस कम्युनिकेशन का भी जो कल्चर जो है ना, वो थोड़ा सा उसकी बिल्डिंग भी ऐसी है कि लोग ना कहते हैं शायद वहाँ नाम तो अच्छा है लेकिन वहाँ शायद वो इन्वायरमेंट मिलेगा। फिर तीसरा बनता है BBA का। BBA में मसला ये आता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा पढ़ाई करवाई जा रही है। ठीक है, हमारे यहाँ क्योंकि हम अब एक्रीडेटेड बॉडी बन गए हैं, NBAC के अंडर आ गए हैं, तो हमारी सख्ती बहुत है। तो वहाँ अब जो नई एक जगह बनी है वो बनी एंटरप्रेन्योरशिप। मैं बड़ा हैरान था जो इस वक्त करंट सेमेस्टर में हमारे पास एडमिशन हुए हैं तो लोग फाइन आर्ट्स में छोड़ के यहाँ आए, क्योंकि लास्ट सेमेस्टर में हमने पूरे सेमेस्टर के अंदर हर सब्जेक्ट के अंदर एक्टिविटीज़ करवाई। तो जो फाइन आर्ट्स वाला कल्चर था वो हम यहाँ लेके आए। एक तो हम फाइन आर्ट्स का कल्चर लेके आए, दूसरा हम जो बिजनेस वाली चीज़ थी उसको भी इंडल्ज किया। तो अब बच्चे के लिए एक चीज़ है कि वो लर्निंग कर सकता है विद एंजॉयमेंट। अब उस पर वो प्रेशर नहीं होगा कि वो सिंपल सिर्फ आके वो बुक्स रीड कर रहा है, वो सिर्फ केस स्टडीज़ पढ़ रहा है। अब वो केस स्टडीज़ को प्रैक्टिकल करेगा, वो लोगों से एक्सपोजर करेगा। तो बच्चों के लिए एक फन का एलिमेंट है कि जहाँ वो प्रैक्टिकली चीज़ों को देखेंगे और उनके ऊपर वो बर्डन नहीं होगा जो कि आम डिग्रीज पे बर्डन है। सेकेंड चीज़ ये है कि जब बच्चा, दूसरी चीज़ उसकी ख्वाहिश होती है ना, वो ये ख्वाहिश होती है कि जब मैं डिग्री मुकम्मल करूँगा तो मुझे अच्छी जॉब मिल जाए। ठीक है, फाइन आर्ट्स में ये चैलेंज था कि उनके पास कुछ कैरियर क्लियर नहीं था कि वो क्या करेंगे, वो एक थ्रेट है। BBA में ये था कि उनके पास कैरियर मिल जाता है, चाहे वो छोटी जॉब मिल जाए, लेकिन दे आर लॉट ऑफ कैरियर्स फॉर देम। एंटरप्रेन्योरशिप में जो खास बात है वो ये है कि हम चाहते हैं कि जो बच्चा हमारे पास इनरोल्ड हो वो आफ्टर 8th सेमेस्टर वो अपना स्टार्टअप लेके जाए। तो उसके लिए अब क्या है कि अब जो चैलेंज आएगा उसके लिए, उस फंडिंग चैलेंज आएगा। हम फंडिंग के लिए उसके लिए वर्किंग करेंगे। हम कोशिश करेंगे हमारी क्लास में अगर 40 बच्चे हैं तो कम से कम 5 से 10 बच्चों को हम फंडिंग लेके दें, तो वो अपना बिजनेस जो है वो इनिशियली स्टेज के ऊपर 4 सेमेस्टर में, 5 सेमेस्टर में स्टार्ट कर सकते हैं। तो उनके ऊपर वो बर्डन कि वो कैसे घर का सहारा बनेंगे या कैसे अपने सिस्टम को रन करेंगे, उस सिस्टम को हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ये पेरेंट्स के लिए बहुत आसान हो जाएगी। अब ये सेकंडली यही चीज़ पेरेंट को भी दिखाई दे रही है कि पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि बच्चा कल को कुछ तालीम हासिल करे और घर का सहारा भी बने, तो वहाँ वो चीज़ फुलफिल हो रही है। थर्ड ये कि अब जो हमारा जो एंटरप्रेन्योरशिप है, अब इसके हवाले से बहुत सारे इदारे ओपन हो रहे हैं। ठीक है, आपके यहाँ बैंक्स के अंदर इस तरह के बहुत से इदारे हैं कि जो कि आपको गाइड करते हैं। स्मेडा का आपने नाम सुना होगा, जो कि प्योरली एंटरप्रेन्योरशिप के बारे से काम कर रहे हैं कि वो न्यूज़ फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाते हैं। थर्ड, आपके इंक्यूबेशन सेंटर्स बन रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो वहाँ भी आपके पास जॉब का भी पोर्शन निकलता आ रहा है। तो हमारे पास जो बच्चा आएगा, एक तो सबसे प्रायोरिटी उसकी ये है हमारी, हम चाहते हैं ये कि वो अपना ज़ाती कारोबार करे। अगर उसकी वो नेचर नहीं है, वो आ गया सिर्फ एंजॉयमेंट के थ्रू, तो स्टिल उसके पास कुछ ऑप्शन अवेलेबल हैं कि वो इंक्यूबेशन सेंटर जा सकता है, वो इस तरह के और इदारों में जा सकता है कि जहाँ बिजनेस को प्रमोट करने के लिए काम किया जा रहा है। तो पेरेंट्स भी सेटिस्फाई रहेंगे कि हमारे यहाँ जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। वो हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रैक्टिकल पढ़ाएं, बच्चों को हम इंगेज करें। ये ना हो कि बर्डनाइज करके हम ड्रॉप करें। हम चाहते हैं कि बच्चे को
इतना इंगेज करें कि बच्चा स्टडीज़ में इंजॉय करे। तो इस कल्चर को डेवलप कर रहे हैं, ऐसा ऐसा इंशाल्लाह ये चीज़ें मज़ीद ग्रो होंगी। लेकिन हमारे एंड पे भरपूर कोशिश की जा रही है कि बच्चे को भी सेटिस्फाई किया जाए और पेरेंट्स को भी सेटिस्फाई किया जाए। शहीद साहब, पाकिस्तान के लिए सारे स्टूडेंट्स मिलकर आप जैसे उस्ताद जो हैं वो मेहनत कर रहे हैं। और नाजरीन, यही कोशिश है हम तमाम लोगों की जो हमें देख रहे हैं, जो यहाँ पर हमारे साथ आते हैं हमारे गेस्ट, कि अल्टीमेटली उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ करना है और पाकिस्तान को ही इससे फ़ायदा होना है। तो हमारी गवर्नमेंट को भी जो है वो स्टूडेंट्स के लिए इस तरह की पॉलिसीज़ भी बनानी चाहिए और यूनिवर्सिटीज़ को भी इस तरह का अपना सिस्टम मोल्ड करना चाहिए कि जो स्टूडेंट्स हैं वो इन्वायरमेंट को इंजॉय तो करें, लेकिन उस इंजॉयमेंट के साथ जो उनकी एक जो स्किल डेवलपमेंट है और उनकी जो अंदर आगे काम करने की जो एक लगन है वो बढ़ सके। और इसके अंदर जो है वो असातिज़ा भी और जो इंस्टीट्यूशन है वो बड़ा एक अहम किरदार अदा करते हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि इसी तरह जो एक्सपर्ट्स हैं उनको हम लेकर आते रहें। शहीद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने द टॉक शो को टाइम दिया और आप लोगों की सजेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप हमें बताइए आप किस टॉपिक पर जानना चाहते हैं, कौन सा गेस्ट आप हमारे पास देखना चाहते हैं, आप लोगों के क्या क्वेश्चंस होते हैं, वो आप प्लीज़ हमें फीडबैक में दिया करें। और जो हमारे पास गेस्ट आते हैं इनके साथ सिलसिला सिर्फ यहाँ इंटरव्यू तक का नहीं है, इनकी जो डिटेल्स हैं वो भी हम कोशिश करेंगे कि हमारे इंटरव्यू के बाद जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, ताकि आप इस डिग्री के हवाले से या आगे भी कोई चीज़ें जो हैं वो हमारे जो टॉपिक के हवाले से इंफॉर्मेशन चाहते हैं वो आप लोग उनसे ले सकें, डायरेक्टली ले सकें। हमारा ये हिस्सा है, हम चाहेंगे कि आप लोग हमारे साथ इसी तरह कदम ब कदम चलते रहें और हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रमज़ान चल रहा है और इसी रमज़ान में मेरे तमाम देखने और सुनने वालों के लिए एक मरतबा फिर ये दुआ कि परवरदिगार आप लोगों को आबाद व शाद रखे और आपके वालिदैन जो हैं उनका साया आप तमाम लोगों के सर पे कायम व दायम रहे। अपने मेज़बान हमदोश रिजवी को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।